हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम आपके लिए फिर से आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे थे परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ये लेक्चर नंबर 3 होने वाला है और इसमें आप ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा इस लेक्चर में। और इस लेक्चर में इस चैप्टर के पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो क्लास 12 तक आपको बहुत ही काम आएंगे। और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इस लेक्चर को जल्दी से जल्दी कवर कर लेते हैं और इस चैप्टर को भी अपन लोग जल्दी से जल्दी फिनिश कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते आगे की तरफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इस टॉपिक्स में आपको पढ़ाने वाला हूँ बोर्स लॉ, बोर्स एटॉमिक मॉडल्स के बारे में मैं बताने वाला हूँ आपका कि बोर का जो परमाणु मॉडल था बोर ने क्या क्या कहा था। दोस्तों नील्स बोर जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कुछ नहीं किया था। जो मैक्स प्लांक थे, आपको प्लांक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी नहीं होगी तो मैं आपको बता देता हूँ। प्लांक ने क्वांटम मॉडल दिया था, ठीक है दोस्तों। तो नील्स बोर ने क्या किया था, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया था दोस्तों। किसके? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया था, जिसके अनुसार दोस्तों देख लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा का उत्सर्जन एवं अपशोषण। उत्सर्जन मतलब उनका निकलना और एवं उसका एब्जॉर्प्शन होना, उसका अपशोषण होना सतत नहीं होता। सतत मतलब दोस्तों, सतत कहने का मतलब है लगातार होता ही रहता है, ये नहीं होता दोस्तों, सतत नहीं होता। बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे क्या होते दोस्तों, पैकेट होते हैं। ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में ऊर्जा बाहर आती है दोस्तों। किसके रूप में? छोटे छोटे पैकेट के रूप में ही ऊर्जा क्या निकलती है दोस्तों, बाहर निकलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं दोस्तों। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटा दोस्तों, ये शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वांटा क्या चीज़ है तो मैं आपको बता चुका हूं कि क्वांटा क्या चीज़ है। ऊर्जा के छोटे छोटे क्या होते हैं दोस्तों, पैकेट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, क्वांटा कहते हैं। याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों नील्स बोर ने क्या कहा था, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है, इलेक्ट्रॉन लगातार बिना ऊर्जा नष्ट किए अपनी अनुमित कक्षाओं में क्या करते रहते हैं दोस्तों, चक्कर लगाते रहते हैं, यानी कि घूमते रहते हैं। इन्होंने इसमें कहा था कि जैसे कि जो न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं, तो दोस्तों ये चलने में कोई भी ऊर्जा नष्ट नहीं करते दोस्तों, ये घूमते रहते बगैर। अगर दोस्तों ये ऊर्जा नष्ट करते होते तो यहीं पर घूमने में, क्योंकि दोस्तों ये हमें तो लगातार चक्कर लगाते रहते, तो घूमने में इनकी सारी की सारी ऊर्जा क्या होती दोस्तों, वेस्ट हो जाती। तो दोस्तों याद रखना, ऊर्जा बिना नष्ट किए दोस्तों, बिना नष्ट किए अनुमित कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा की एक निश्चित, प्रत्येक कक्षा की जो ऊर्जा की मात्रा होती है दोस्तों, क्या होती है, निश्चित होती है। अतः इन्हें ऊर्जा एनर्जी लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ऊर्जा स्तर, यानी कि एनर्जी लेवल भी कहते हैं। चित्र में दोस्तों, चित्र में आपको बताने वाला हूं, चित्र में एक परमाणु के ऊर्जा स्तरों को दिखाया गया है दोस्तों। ऊर्जा स्तरों मतलब एनर्जी लेवल को दिखाया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, KLMN के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? KLMN के नाम से भी जानते हैं। संख्याओं अगर जिसमें जैसे कि दोस्तों n क्या हो जाती है, 1 2 3 4, ये उनकी संख्या हो जाती है, से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं चित्र के माध्यम से। दोस्तों ये आपके लिए चित्र लेता हूं क्योंकि आपको इसमें समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों ये देखिए, ये फर्स्ट सेकंड, ये क्या n बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, 1 2 3 4, ये क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। कितने ऑर्बिट्स हैं? और दोस्तों ये क्या है, पहले ऑर्बिट्स को अपन लोग क्या बोलते हैं, k बोलते हैं। सेकंड ऑर्बिट्स को l बोलते हैं, m बोलते हैं, n बोलते हैं दोस्तों। याद रखना, KLMN जे बोलते हैं इनके अनुसार, KLNM जे क्या हो गया दोस्तों, फोर्थ वाला क्या हो गया, N सेल हो गया, 3 वाला क्या, M सेल हो गया, 2 वाला क्या है, L सेल हो गया, और 1 वाला क्या है दोस्तों, K सेल। ये क्या है आपको पता हो, जब न्यूक्लियस, इसके अंदर प्रोटॉन्स पाए जाते हैं दोस्तों, आपको पता होगा, जो कि क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि मैं आपको क्या समझाने वाला था। और ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, एनर्जी लेवल। क्या है दोस्तों, एनर्जी लेवल है। क्या है दोस्तों, एनर्जी लेवल। क्या है, एनर्जी लेवल है। याद रखना दोस्तों, एनर्जी लेवल है। आगे की तरफ अपन बढ़ लेते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट क्या बोलने वाला है, सेकंड पॉइंट में इन्होंने क्या बोला था दोस्तों, याद रखना, ये इंपोर्टेंट है सेकंड पॉइंट। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें कोणीय संवेग MVR का मान कैसा होता है, h/2 पाई होता है दोस्तों। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें MVR क्या होता है, NH/2 पाई, NH/2 पाई होगा दोस्तों। किसका मान, MVR मतलब ये क्या होता है दोस्तों, कोणीय संवेग होता है, जिसका मान NH/2 पाई होगा दोस्तों। जहाँ पे n बराबर क्या है, 1 2 3 4, उसी कक्षाओं में घूम सकते हैं इलेक्ट्रॉन जिसमें MV का मान मतलब कोणीय संवेग का मान NH/2 पाई होगा दोस्तों। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इससे आप कोणीय संवेग भी निकाल सकते हैं किसी भी एनर्जी लेवल का, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का। दोस्तों समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, याद रखना। अगला पॉइंट है दोस्तों, तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। जो दोस्तों, जो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है,
उसकी कक्षाओं की त्रिज्या आर पर निर्भर करती है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर पर निर्भर करता है मतलब दोस्तों मानना जे एक न्यूक्लियस है दोस्तों, जितना बड़ा आर होगा दोस्तों याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी अधिक होगी दोस्तों त्रिज्या, जितनी अधिक ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी। याद रखना दोस्तों, जैसे कि छोटा सा जे रेडियस इसकी बहुत छोटी है दोस्तों, जे रेडियस बहुत छोटी है न्यूक्लियस से, तो इसमें जो एनर्जी होगी दोस्तों बहुत कम होगी। जितना बड़ा अपन न्यूक्लियस दोस्तों ऑर्बिट्स बनाते जाएंगे उतने ही उससे न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती जाएगी और उसमें उतने ही एनर्जी क्या होगी दोस्तों बढ़ती जाएगी, अधिक होगी। याद रखना दोस्तों, पहली दूसरी त्रिज्या कक्षाओं की नाभिक से दूरी अतः त्रिज्या उनके इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्रमशः बढ़ती जाती है। याद रखना दोस्तों, दूसरे की अपेक्षा तीसरी की, चौथे की हमेशा नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी तो उसमें ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होती जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है दोस्तों, चौथा पॉइंट इन्होंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन परमाणुओं में निम्नतम ऊर्जा कक्षाओं में घूमते रहते हैं। दोस्तों किस कक्षाओं में, निम्नतम ऊर्जा कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। यह अवस्था उनकी क्या कहलाती है दोस्तों, मूल अवस्था यानी कि ग्राउंड स्टेट कहलाती है। ये क्या कहलाती है, उनकी ग्राउंड स्टेट कहलाती है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं दोस्तों, निम्नतम ऊर्जा कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ये अवस्था उनकी क्या कहलाती है, ग्राउंड स्टेट। क्या कहलाती है, ग्राउंड स्टेट कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, ग्राउंड स्टेट कहलाती है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड स्टेट कहलाती है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से उच्च ऊर्जा वाली कक्षाओं में स्थानांतरित होते हैं, ये तो आपको पता होगा कि दोस्तों अगर आपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी या ली तो वे एक कक्षा से दूसरी कक्षाओं में चले जाते हैं, ऑर्बिट्स में चले जाते हैं। तो इसमें क्या बोला, जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से उच्च ऊर्जा वाली कक्षाओं में स्थानांतरित होते हैं तो ऊर्जा का क्या होता है दोस्तों, अवशोषण होता है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होगा दोस्तों, एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा दोस्तों, एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा दोस्तों, एब्जॉर्प्शन होगा। वह इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से निम्न ऊर्जा वाली कक्षाओं में जब भी जाते हैं तो दोस्तों क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। दोस्तों क्या होगी, ऊर्जा बाहर निकलेगी। क्या होगी दोस्तों, ऊर्जा क्या होगी, बाहर निकलेगी। याद रखना ऊर्जा का क्या होगा दोस्तों, उत्सर्जन होता है। किसी परमाणु द्वारा ऊर्जा का अवशोषण एवं उत्सर्जन केवल तभी किया जा सकता है जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में जाए। दोस्तों याद रखना, जब एक से दूसरी ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जाएंगे दोस्तों तभी क्या होगा, एब्जॉर्प्शन की क्रिया होगी। और किसकी होगी दोस्तों, क्या होगी, उत्सर्जन की भी क्रिया होगी। दोस्तों याद रखना, एब्जॉर्प्शन और उत्सर्जन दोनों की क्रिया जब होगी क्या होगा, अवशोषण और उत्सर्जन। अवशोषण और उत्सर्जन की क्रिया कब होगी दोस्तों, अवशोषण एवं उत्सर्जन की क्रिया जब होगी जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा स्तर में जाएंगे। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। बोर का परमाणु मॉडल यहीं पर शायद खत्म हो जाता है, बोर का परमाणु मॉडल। इसकी वजह से बोर की परमाणु मॉडल की जो कमियां बचती हैं दोस्तों। आशा करते हैं आपको बोर का परमाणु मॉडल की जो विशेषताएं थी वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको बहुत ईजी से समझाने की कोशिश की है दोस्तों। बोर का परमाणु मॉडल बहुत टफ होता है, यहाँ पे बच्चों को समझ में नहीं आता। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की थी बोर का परमाणु मॉडल। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक था बोर के परमाणु मॉडल्स की कमियां क्या कहती हैं, इनके ड्रॉबैक्स क्या क्या थे दोस्तों। आपको ये चीज़ तो पता ही होगा दोस्तों, जिस चीज़ के कोई भी लाभ होते हैं उसकी हानि तो जरूर होती हैं। कोई भी साइंटिस्ट हो जिसने कुछ ना कुछ लॉस दिए हैं ना तो उसके दोस्तों ड्रॉबैक्स 100% है। तो बोर की परमाणु मॉडल की भी कुछ ड्रॉबैक्स होंगे। बोर के मॉडल से केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं जैसे कि H2 होगा, जिसमें क्या हो दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन यानी कि आयन जैसे He, क्या हो He+ हो गया, कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जाती है। अब दोस्तों उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है दोस्तों, ये 12th का टॉपिक है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। इसमें कुछ नहीं होता दोस्तों, इसमें क्या बताते हैं दोस्तों, इस प्रकार से आपको पढ़ी होगी दोस्तों आपने, बामार श्रेणी, लाइमन श्रेणी दोस्तों, वही उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दोस्तों वही है, बामार श्रेणी और लाइमर श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, ये सारी श्रेणी ऊर्जा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करती हैं दोस्तों। याद रखना यह मॉडल एक इलेक्ट्रॉन से अधिक परमाणुओं या आयनों के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की क्या करता है दोस्तों, व्याख्या नहीं कर सकता। याद रखना दोस्तों, एक से अधिक जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक से अधिक जिसमें आयन्स होंगे, उसकी व्याख्या नहीं कर पाएगा। ये किसकी व्याख्या करते हैं, ओनली वन, जिसके पास 1 प्रेजेंट है दोस्तों, क्या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और आयन्स प्रेजेंट होने की ये व्याख्या करता है। अगला क्या बोला था इन्होंने, यह मॉडल हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म क्या है दोस्तों, सूक्ष्म संरचना की भी क्या नहीं कर सकता दोस्तों, व्याख्या नहीं कर सकता। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की दोस्तों क्या है, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म संरचना की भी इन्होंने क्या नहीं की दोस्तों, व्याख्या नहीं की। ये भी इसका एक ड्रॉबैक्स है। और तीसरा ड्रॉबैक क्या था दोस्तों, यह मॉडल विमान प्रभात दोस्तों, जिसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं का विखंडन कैसे होता है दोस्तों। स्पेक्ट्रम रेखाओं का विखंडन मतलब आप जानते होंगे, विखंडन मतलब टूटना, विखंडन व स्टार्क प्रभात जिसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र में स्पर्मी रेखाओं का विखंडन।
विद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विखंडन की भी इन्होंने क्या नहीं की थी दोस्तों, व्याख्या नहीं की थी। यहीं पर दोस्तों ये जो बोर्ड्स लॉ है दोस्तों, क्या है जो बोर्ड्स लॉ है दोस्तों, बोर्ड्स लॉ क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। बोर्ड्स लॉ क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, याद रखना। यहीं पर दोस्तों ये बोर्ड्स लॉ कंप्लीट हो जाता है। और आशा करते हैं आपको बोर्ड्स लॉ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आया आपको पता ही है क्या करना है, तो करना बिल्कुल भी ना भूलें। याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगर आप इतने ज़्यादा मदद कर रहे हैं हमारे तो मैं भी आपके लिए कुछ करूँगा ही दोस्तों। आप समझते होंगे कि जैसे ही अगर आपने कुछ हमें मोटिवेट किया दोस्तों, तो मैं आपको भरपूर यहाँ पे सहायता करने वाला हूँ। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप पर्सनली हमारे साथ बने रहें दोस्तों। 1-2 दिन लेट क्लासें इसलिए हो जाती हैं क्योंकि पीपीटी बनाने में टाइम लग जाता है दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि जे अगर मैं यहाँ पे आपको आऊँगा पढ़ाऊँगा दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं लिख के पढ़ाऊँगा ना, तो दोस्तों टाइम ज़्यादा लग जाएगा, जिससे आपका टाइम भी लॉस होगा दोस्तों। इसलिए मैं घर पे पीपीटी बनाता हूँ और बनवाता हूँ दोस्तों। पीपीटी बनवाने में क्या है दोस्तों, थोड़ा सा टाइम बच जाता है अपन लोगों का, जिससे कम समय में ज़्यादा अपन लोग पढ़ाई कर लेते हैं दोस्तों। याद रखना, जो मैं आपको ये 3 से 4 लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ, इतना दोस्तों कोई भी ऑफलाइन कोचिंग में आप जाएंगे तो वो कम से कम 10 से 15 दिन चलता है। इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है और कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। और आगे दोस्तों अपन लोग पढ़ने वाले विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से होता है दोस्तों। याद रखना, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको किसने दिया था, वोर एवं बरी नामक के एक साइंटिस्ट थे। वोर बरी नामक साइंटिस्ट का नाम क्या था दोस्तों, वोर और बरी। क्या था दोस्तों, वोर बरी नामक साइंटिस्ट थे। वोर्स बरी को दिया था। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना दोस्तों, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसको बता देता हूँ क्या क्या है इसमें। किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हमेशा कैसे होती है दोस्तों। याद रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, चलो लिख देता हूँ। किसी कोश में याद रखना, किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है, कितनी होती है अधिकतम संख्या, 2n² दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रखना, किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 2n²। जहाँ n क्या है आप समझ गए होंगे, कक्षाओं की 1 2 3 4 दोस्तों। n ये है क्योंकि ये आपको मैंने अभी पिछली स्लाइड में ही बताया कि n क्या है। अब दोस्तों आपको पता है कि क्या है दोस्तों, KLMN दोस्तों। याद रखना, मैं इसे आपको अच्छे से समझा दूँ तो क्या है दोस्तों, आपको पता होगा कि फर्स्ट है, L क्या है सेकंड कोश है, M क्या है 3 कोश है, फोर्थ क्या है दोस्तों, फोर्थ वाला आप समझ गए होंगे क्या है। अब याद रखना दोस्तों, इसमें अपन लोग फिल करेंगे, जैसे 1 को फिल करेंगे तो 1 का होल स्क्वायर दोस्तों। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अधिकतम से अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे दोस्तों, 2 आएंगे। L में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 × 2 का होल स्क्वायर दोस्तों। आप समझ में आ गए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आएंगे दोस्तों। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2 × इस यहाँ पर दोस्तों M में जब अपन लोग इसका मान रखेंगे 2 × 3 का होल स्क्वायर, तो दोस्तों कितना आ जाएगा जी, कितना आ जाएगा तो 18 आ जाएगा। 2 × 4 का होल स्क्वायर जी कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा दोस्तों। याद रखना, 2 8 18 2 8 18 32 दोस्तों। ये ही आपके इलेक्ट्रॉन भरने का दोस्तों क्रम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, यही इसका मान हो जाता है दोस्तों, 2 8 18 32। इसी प्रकार से आप लोग हर कोश में इलेक्ट्रॉन को, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं दोस्तों, फिल करते हैं। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया हो क्या समझाना चाहता हूँ दोस्तों। चलिए मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको दोस्तों। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, लिथियम का एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। लिथियम का आपको पता होगा परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, 3 होता है। तो बताइए आप KLMN, आप इसमें किस प्रकार से इसको भरेंगे दोस्तों, बताइए जल्दी फटाफट। KLMN में आप किस प्रकार से इसको भरेंगे। याद रखना, K में कितने भरे जाएंगे आपको पता है, 2 भरे जाएंगे, 2 से ज़्यादा नहीं। बाकी के जितने भी बचेंगे वो किस में, L में कितने तक भरे जाएंगे दोस्तों, 2 8 और M में 18 और N में कितने भरे जाएंगे, 32। याद रखना दोस्तों, यहाँ पर सब 3 दिया है तो K में अपन लोग 2 भर लेते हैं, बाकी का एक बचा वो दोस्तों यहीं पर रह जाएगा। M और N क्या होंगे दोस्तों, खाली रहेंगे। जैसे अगला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ दोस्तों, क्लोरीन का। क्लोरीन पता है आपको 17 के रूप में प्रेजेंट होता है दोस्तों। अब इसको भरते हैं तो K में कितना भरा जाएगा दोस्तों, 2 भरा जाएगा। तो कितना बचा, अभी 15 बचा। L में कितना भरा जाएगा, 8। तो कितना बचा दोस्तों, कितना बचा, 7 बचा ना, तो वो कहाँ पर भरा जाएगा, M में भरा जाएगा 7। ठीक है ना दोस्तों। जो कितने हो गए, तो 8 2 10, यहाँ पर और 7 कितने हो गए, 17 हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे N क्या रहेगा, खाली। इस प्रकार से आपको घर पे प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। ये आप जानते होंगे क्या कहना चाहते हैं हम।
प्रैक्टिस द बेस्ट वे, समझ में आ गया होगा दोस्तों। जैसे दोस्तों एक जिंक है, याद रखना जिंक का जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। चलिए दोस्तों इसे अपन लोग फिल कर लेते हैं। ये मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल दिया गया है, इसके बाद अपन लोग आगे बढ़ेंगे। याद रखना इसमें कितने भरे जाएंगे 2, इसमें कितने भरे जाएंगे 8, इसमें कितने भरे जाएंगे 18। तो दोस्तों कितने हो गए, याद रखना ये कितने हो गए दोस्तों 10 और 10 20 और 8 कितने हो गए दोस्तों 28 हो गए ना, 28 हो गए ना। अब कितने बचते हैं, 2 बचते हैं, तो ये 2 किससे में भरे जाएंगे, एन में भरे जाएंगे। याद रखना दोस्तों ये हो जाता है इनका इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम। याद रखना दोस्तों कौन से कोष में कितने भरे जाएंगे, ये आप लोग याद रखना। अगला अपन लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों ऑक्टेट रूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्टेट रूल्स क्या है दोस्तों, ऑक्टेट रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने दिया था, कॉसेल और लुईस ने दिया था दोस्तों। याद रखना जी किसने दिया था, कॉसेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ऑक्टेट रूल। ये 12th में भी आता है काम, याद रखना 11th और 12th में भी ये काम में आता है दोस्तों। याद रखना ये किसने दिया था, कॉसेल एवं लुईस ने दिया था। किसी तत्व की संयोजकता उनके बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है दोस्तों। याद रखना जो कि ये किसकी बात कर रहे हैं, वैलेंसी। किसकी बात कर रहे हैं, वैलेंसी। किसी तत्व की जो वैलेंसी होती है दोस्तों उसके बाह्यतम कोष में, मतलब उसके लास्ट वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, ये उन पर निर्भर करती है। जैसे कि कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी पिछला एग्जाम्पल लिया था Zn का दोस्तों, Zn के, तो Zn के बाह्यतम कोष में कितनी बची दोस्तों, 2 बचे ना, तो जे किसका क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी दोस्तों। याद रखना इन्होंने यही कहा था, जे क्या हो जाएगी, उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा इस चीज का मतलब क्या हो जाता है कि बाह्यतम कोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन बचेंगे दोस्तों भाई उसकी क्या हो जाती है, वैलेंसी हो जाती है। याद रखना दोस्तों इसमें अगला पॉइंट हो जाता है दोस्तों ऑक्टेट रूल्स क्या कहलाता है। इसकी अभी डेफिनेशन मैंने आपको नहीं बताई, ऑक्टेट रूल्स क्या है। याद रखना दोस्तों सभी तत्व के परमाणुओं की जो प्रवृत्ति होती है दोस्तों, किस चीज की होती है प्रवृत्ति, स्टेबिलिटी की प्रवृत्ति होती है। किसके दोस्तों, स्टेबिलिटी मतलब स्थायित्व बने रहने की। दोस्तों कोई भी इंसान हो, वो इंसान नहीं चाहेगा कि मैं लड़ाई झगड़ा करूं किसी से भी। हर इंसान यही चाहता है कि मेरी जिंदगी बिल्कुल आराम से ही बीते। तो दोस्तों ये भी चाहता है कि मैं भी किसी से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करूं, मेरी भी जिंदगी कैसी बीते, आराम से बीते। इसलिए ये दोस्तों जो क्या होता है दोस्तों, एटम होता है, वो भी क्या कहता है दोस्तों, मैं कैसा रहूंगा, स्टेबिलिटी रहूंगा। कैसा रहूंगा दोस्तों, स्थिरतायित्व को प्राप्त करता रहूंगा दोस्तों। याद रखना ये क्या होती है, सभी तत्वों के परमाणु की जो प्रवृत्ति होती है दोस्तों किसकी होती है, स्थायित्व प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। याद रखना ये इंपोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। याद रखना अधिकांश तत्व दोस्तों, अधिकांश तत्वों में परमाणुओं के अपने बाह्यतम कोष में, अधिकांश जो तत्व होते हैं उनके परमाणु में बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेने की जो प्रवृत्ति होती है, 8 इलेक्ट्रॉन का लेने की जो प्रवृत्ति होती है दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल। क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल्स। ऑक्टेट रूल्स इसका मतलब है दोस्तों आपके जो अधिकांश जो बाह्यतम कोष है दोस्तों, जैसे कि एन कोष अपन लोगों ने मान लिया बाह्यतम कोष है, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन कर क्या करने की, 8 इलेक्ट्रॉन कर स्टेबिलिटी प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति है दोस्तों, किसकी प्रवृत्ति, स्थायित्व प्राप्त करने की प्रवृत्ति को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऑक्टेट रूल्स कहते हैं। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों ऑक्टेट रूल्स क्या है, ऑक्टेट रूल्स क्या कहना चाहता है दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया। जैसे कि दोस्तों एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, जैसे कि दोस्तों एक एग्जाम्पल हो जाता है नियोन का दोस्तों, इसका एटॉमिक नंबर 10 हो जाता है दोस्तों। तो याद रखना ये 2 और 8 दोस्तों, देखिए दोस्तों लास्ट में इसके अंतिम कोष में दोस्तों 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब कि ये क्या है दोस्तों, स्थायित्व करने की प्राप्ति है दोस्तों। याद रखना जी क्या है दोस्तों, ऑक्टेट रूल्स है। अगला जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, आर्गन का एग्जाम्पल ले लेता हूँ दोस्तों। आर्गन का जैसे कि दोस्तों 18% है, तो याद रखना दोस्तों 18 होता है तो 2 8 8 दोस्तों। देखिए बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए दोस्तों। तो ये क्या बताता है, ऑक्टेट रूल्स। क्या बताता है, ऑक्टेट रूल्स को बताता है। ये क्या बताता है दोस्तों, ऑक्टेट रूल्स को बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ऑक्टेट रूल्स, ये आपको क्लास 11 12 तक भी काम में आने वाला है दोस्तों ऑक्टेट रूल्स। चलिए बढ़ते हैं आगे टॉपिक्स की तरफ दोस्तों। आगे अगला टॉपिक्स क्या है, एटॉमिक नंबर। मास नीचे दिया है, ये क्या है दोस्तों, एटॉमिक नंबर। दोस्तों एटॉमिक नंबर मैं आपको पहले ही करा चुका हूं कि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। चलिए कोई बात नहीं, एक बार और अब मैं आपको बता देता हूं कि एटॉमिक नंबर क्या हो जाते हैं। याद रखना दोस्तों, जैसे कि दोस्तों मैंने ये लिखा है, ए जी हो गया जेड, याद रखना जी हो गया ए दोस्तों, जे हो गया जेड। याद रखना दोस्तों ये क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर। ये क्या कहलाता है दोस्तों, एटॉमिक नंबर। ये क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर। ये क्या कहलाता है दोस्तों, मास नंबर। क्या है, ये क्या है दोस्तों, मास नंबर। जैसे कि क्लोरीन है दोस्तों, क्लोरीन 17/35.5 के रूप में प्रेजेंट है दोस्तों। जो क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है दोस्तों। जो क्या है, एटॉमिक नंबर। जो क्या है दोस्तों, मास नंबर है। क्या दोस्तों, मास नंबर। क्या है दोस्तों, मास नंबर। याद रखना जो दोनों टॉपिक्स मैंने आपको एक ही में क्लियर करा दिए हैं कि मास नंबर क्या है दोस्तों, एटॉमिक नंबर क्या है दोस्तों, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, मास नंबर और एटॉमिक नंबर सबके दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना, जो एटॉमिक नंबर आप याद रख लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कि आप मास नंबर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि उनका दुगना ही मास नंबर हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा का मैं सबका नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, याद रखना
कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जस्ट डबल हो जाता है मास नंबर। आगे अपन लोग पढ़ लेते हैं आइसोटॉप्स, आइसोवार्स और आइसो जो टोन्स होते हैं दोस्तों क्या हो जाते हैं, आइसोवार आइसोटोन्स क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों याद रखना। पहला टॉपिक क्या दिया था, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है दोस्तों याद रखना, ये क्या है दोस्तों, सेम एटॉमिक नंबर दोस्तों याद रखना, सेम एटॉमिक नंबर। दोस्तों मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, इससे आप कंफ्यूज नहीं होना। एटॉमिक नंबर क्या है मैं आपको अभी हाल ही जस्ट क्लियर कराया, मैं दिखा देता हूँ क्या है। देखिए दोस्तों ये एटॉमिक नंबर याद रखना क्या है दोस्तों, जब सेम एटॉमिक नंबर हो जाए बट क्या हो जाए दोस्तों, डिफरेंट क्या हो जाए, बट डिफरेंट मास नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर। और उसका मास नंबर क्या हो जाए, सेम एटॉम, मतलब एक एटॉमिक नंबर सेम हो जाए दोस्तों और उसका मास नंबर क्या हो, अलग अलग हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स बोलेंगे। जैसे कि आपको पता है एक एग्जाम्पल है, जैसे हाइड्रोजन का दोस्तों H1 H के रूप में प्रेजेंट है, H1 2 के रूप में प्रेजेंट है, H1 3 के रूप में प्रेजेंट है। ये क्या हो जाता है, इसका आइसोटोप्स का एक एग्जाम्पल हो जाता है। याद रखना दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। दोस्तों इसका एक और कह सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे बट डिफरेंट नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे दोस्तों, न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। अगला है दोस्तों टॉपिक्स आइसोबार्स, क्या चीज़ हो जाता है, आइसोबार क्या है दोस्तों याद रखना, आइसोबार बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम नंबर ऑफ दोस्तों याद रखना, आइसोबार क्या चीज़ हो जाता है, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। दोस्तों सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब मास नंबर, जिसका मास नंबर क्या हो जाए दोस्तों, समान हो जाए, मास नंबर समान हो जाए, बट क्या हो जाए दोस्तों, बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहने का मतलब है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाए दोस्तों, अलग हो जाए, क्या हो जाए, एटॉमिक नंबर क्या हो जाए, अलग हो जाए, मतलब मास नंबर समान हो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो। मास नंबर क्या हो दोस्तों, समान हो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इसको आप बार बार बोलेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा कि मास नंबर क्या हो दोस्तों, समान हो और डिफरेंट क्या हो, एटॉमिक नंबर। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आइसोबार कि मास नंबर समान है बट एटॉमिक जो नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। इसमें एक एग्जाम्पल हो जाता है दोस्तों, क्या है एग्जाम्पल, जैसे कि आप याद रखना कार्बन और ये नाइट्रोजन का एक एग्जाम्पल हो जाता है। याद रखना कार्बन आपको पता है 6 12 के रूप में प्रेजेंट है बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 14, क्योंकि जो इसका आइसोबार से याद रखना ये क्या है 7 और ये भी क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। दोस्तों देखना इसका मास नंबर समान है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। याद रखना दोस्तों आइसोटोन्स क्या चीज़ है दोस्तों, आइसोटोन्स के बारे में भी आपको बता देता हूँ कि आइसोटोन्स क्या चीज़ हो जाता है। आइसोटोन्स क्या है, आइसोटोन्स कुछ नहीं है दोस्तों, याद रखना सेम नंबर ऑफ क्या हो जाता है, सेम नंबर ऑफ क्या हो जाए दोस्तों, न्यूट्रॉन्स हो जाए, क्या हो जाए दोस्तों, न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर क्या हो जाए दोस्तों, समान हो जाए न्यूट्रॉन्स की। जब अपन लोग नंबर समान कर देते हैं तो क्या बन जाता है वो दोस्तों, क्या बन जाता है, आइसोटोन्स बन जाता है। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या कहलाता है, आइसोटोन्स। जैसे कि एग्जाम्पल अगर कार्बन 6 14 का एक एग्जाम्पल दोस्तों, ये एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, और ऑक्सीजन 8 यहाँ पे क्या हो जाता है 16 का, इसका एक एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल आप लोग याद रखना क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, जिससे आपको यहाँ पर दोस्तों आपको सिर्फ सटीक एग्जाम्पल ही पूछा जाएगा, डेफिनेशन ही पूछी जाएगी। एग्जाम्पल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी के साथ साथ आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है दोस्तों। मैंने आपको इतना अच्छा मेहनत करके मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो प्लीज़ ये तो करना बनता है यार, इसको करना बिल्कुल भी ना छोड़े। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये नहीं करोगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या क्या दिक्कत हो सकती है आपके साथ और मेरे साथ भी। तो ये करना और बेल आइकन का बटन बिल्कुल प्रेस करके रखना, क्योंकि अगला जब भी वीडियो आएगा ना तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचनी ही चाहिए। याद रखना, बाय बाय, टेक केयर।